हम ध्वनि चैप्टर कर रहे थे, इसके कुछ क्वेश्चंस हमने हल कर लिए हैं और अब हम बाकी के क्वेश्चन अटेंड करेंगे और साथ साथ हम ये भी सुनिश्चित करते जाएं कि इन क्वेश्चंस को करना हमको आ रहा है, इनके सवाल मेरे बताने से पहले आपके ज़हन में आ जाते हैं और आप उसको नोट भी कर रहे हैं साथ साथ, क्योंकि जो भी हमने सीखा है, समझा है, जाना है, उसको हमें बताना है। वो बताना किस माध्यम से होता है? लिख कर होता है। जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो हम लिख कर ही बता पाते हैं कि हमने क्या समझा है, क्या जाना है, कितना हमें समझ में आ गया। तो हमें लिखने की प्रैक्टिस को बनाए रखना है और लिखने का तरीका भी बनाए रखना है, अच्छी तरह से सीखना है किस तरह से सिस्टमेटिकली हम अपने जवाब को दे पाते हैं। न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं तो किस तरह हम एक एक समझी हुई बात को लिखते हैं, लिख पाते हैं, तो वो सब तभी आएगा जब हम उसकी साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो ये आप पक्का करें कि उसको आप लिख लिख कर भी समझते जाएं अपने हाथों से, और न सिर्फ सुंदर बल्कि सिस्टमेटिकली सब स्टेप्स को अच्छे से लिखना भी हमें आना चाहिए। न्यूमेरिकल्स करते समय या प्रश्नों के उत्तर देते समय इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो अब हम करते हैं पहला सवाल। एक ध्वनि तरंग 339 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है। यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 1.5 सेंटीमीटर हो तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी? क्या ये श्रव्य होगी? तो इस सवाल में दो प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमको कौन कौन सी राशियां दे रखी है। तो ये तरंग की चाल, तो ये हमको समझ में आ गया, ये हमें किसका मान दे रखा है? v का मान दे रखा है। तरंग का वेग, चाल हमें बता रखी है, मीटर पर सेकेंड हो गई, और इसकी तरंग दैर्घ्य 1.5 सेंटीमीटर है, यानी ये हमें लैम्बडा का मान दे रखा है। तो देखिए, देखते ही हमको क्लिक होना चाहिए कि ये सेंटीमीटर में दे रखा है। राशियों के मात्रक को हमको साथ साथ पढ़ते जाना है, क्योंकि राशियों के मात्रक से सवाल सही और गलत होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो जैसे ये सेंटीमीटर देखेंगे तो हमको समझ में आना चाहिए कि SI मात्रक जो दूरी का हम इस्तेमाल करते हैं या तरंग दैर्घ्य का जो मात्रक इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? मीटर है। तो हम जब न्यूमेरिकल्स करते हैं तो विशेष परिस्थितियों को छोड़कर हम सभी राशियों के SI मात्रक का इस्तेमाल करते हैं। अगर वो प्रश्न में SI मात्रक नहीं दिए हुए होते तो हम उनको कन्वर्ट करते हैं और उनको SI मात्रक में लाते हैं। ठीक है, जैसे कि अब ये सेंटीमीटर दे रखा है तो हम क्या करेंगे? इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम क्या करेंगे? 1.5 में 100 का भाग देंगे और फिर आएगा ये एक शून्य हटाएंगे तो एक और जीरो लग जाएगा। जब 3 जीरो नीचे हो गए तो हम क्या करेंगे? ऊपर 3 संख्याएं गिन गिन कर दशमलव का निशान लगा लेंगे। तो 5 और 1 तो 2 संख्याएं हो गई, एक और संख्या 0 लगा देंगे और 0.15, अब ये क्या हो गया? मीटर। तो अब हम जब सवाल करेंगे तो उसमें जो तरंग दैर्घ्य का मान लेंगे वो लेंगे 0.15 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये सबसे पहले हमें क्लिक करना चाहिए उसका मात्रक। अब है आवृत्ति निकालना है, हमको आवृत्ति निकालना है, यानी कि हमको न्यू का मान ज्ञात करना है। तो हमें इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। याद है आपको क्या हमने फॉर्मूला लिखा था? हमने लिखा था वेग बराबर न्यू इंटू लैम्बडा। तो देखिए, न्यू को मैंने कैसे बना लिया? गलत बना दिया, तो ये न्यू का साइन बनेगा। ठीक है, तो न्यू और v दोनों काफ़ी एक दूसरे से सिमिलर हैं। तो हम लिखते समय खुद के लिए भी कई बार अगर हम इनको ध्यान रख से नहीं लिखेंगे तो हम ही खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये v है या न्यू है। तो मैंने अपने आप के लिए लिखते समय क्या रखा है कि v को मैं इस तरह से घुमा के लिख लेती हूँ जिससे कि मैं न्यू में और इसमें कंफ्यूज ना हूँ कि कौन सा वाले राशि किसके लिए है। तो v का फॉर्मूला क्या है? v इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्बडा। तो हम न्यू का मान रख लेंगे। तो न्यू का मान कितना है? न्यू हमको ज्ञात करना है तो हम न्यू के हिसाब से निकाल लेंगे। न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v अपॉन लैम्बडा। ठीक है, अब v का मान हम रख लेंगे 0.15 मीटर। v का मान दे रखा है हमको 339, तो 339 लिख लेंगे, और लैम्बडा का मान दे रखा है हमको जो हमने ज्ञात कर लिया है 0.15 लिखकर और इसका हम मान निकाल लेंगे।
ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम जब सवाल को हल करते हैं, सिस्टमेटिकली सवाल को हल करना हमें आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्रश्न में दे रखा है उसको अच्छे से स्पष्ट लिख लेंगे। तरंग की चाल कितनी दे रखी है, v बराबर ये लिख लिया हमने, लैम्बडे का मान लिख दिया 1.5, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक और जीरो आ जाएगी, और 0.015 मीटर तरंग दैर्घ्य का मान आ गया। हम जानते हैं v इक्वल टू न्यू इंटू लैम्बडा, और इस तरह से न्यू का मान हम निकाल लेंगे तो 22,600 हर्ट्ज आ गया। न्यू का मान, आवृत्ति आ गई 22,600। तो एक प्रश्न का हल तो हमें यहाँ पर मिल गया। अब दूसरा प्रश्न हमसे पूछा था, क्या यह श्रव्य होगी, यानी क्या हम इसे सुन पाएंगे। तो हमें याद करना है रेंज ऑफ साउंड, श्रव्यता परास। श्रव्यता परास कितनी है, हमको याद है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की तरंग हम सुन पाते हैं। तो ये आवृत्ति कितनी आ गई, 22,600 आ गई। तो क्या ये श्रव्य होगी, नहीं, क्योंकि इसने 20,000 क्रॉस कर लिया है। इसका मतलब यह आवृत्ति श्रव्य आवृत्ति वाली ध्वनि नहीं है। तो हम उत्तर लिख देंगे, ध्वनि तरंग की आवृत्ति 22,600 हर्ट्ज है, जो श्रव्यता परास की ऊपरी सीमा 20,600 से अधिक है, अतः यह श्रव्य नहीं होगी। तो जो श्रव्य परास है, श्रव्य परास कहाँ से है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, तो ये कहलाएगी निम्न सीमा और यह कहलाएगी उच्च सीमा। श्रव्य परास की निम्न सीमा 20 हर्ट्ज है और उच्च सीमा या ऊपरी सीमा है 20,000 हर्ट्ज है। ठीक है। अगला सवाल है, अनुरणन क्या है, क्या इसे कैसे कम किया जा सकता है। अनुरणन, रेवर्बेरेशन, ये क्या है। तो ये हमने समझा था। रेवर्बेरेशन क्या है, किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि हॉल की दीवारों, छतों से बार बार परावर्तन के कारण काफ़ी समय तक बनी रहती है। यह बारंबार ध्वनि का परावर्तन जिसके कारण ध्वनि निर्बद्ध होता है, अनुरणन कहलाता है। अगर हम साधारण शब्दों में समझें कि अनुरणन क्या है, तो किसी भी ध्वनि का जो एक बड़ी जगह पर या छोटी जगह पर जब क्राउडेड हो जाती है, ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं, तो उनकी जो आवाज़ें हैं वो क्या होगा, उनका बार बार परावर्तन होगा। दीवारों से टकरा के, कुर्सी से टकरा के, छत से टकरा कर उनकी आवाज़ों का परावर्तन होता है। परावर्तन होने के बाद वो आवाज़ें कहाँ रहेगी, हॉल में ही रहेगी, क्योंकि हॉल यानी कि कोई 4 दीवारों से बंद जगह है। जब वो हॉल में ही रहेगी और बहुत सारी आवाज़ें हो जाएगी तो एक अलग सा शोर रहेगा वहाँ पे मौजूद। तो वो उस शोर का, उन आवाज़ों का वहाँ पे स्थिर हो जाना क्या कहलाता है, रेवर्बेरेशन, अनुरणन कहलाता है। किसी भी जगह पर आवाज़ रुक गई है तो वो कहलाएगी अनुरणन। तो हम हॉल का, कॉन्सर्ट हॉल का इस्तेमाल करेंगे इसको एक्सप्लेन करने के लिए। जहाँ पे एक दो जने बात कर रहे हैं वहाँ पे अनुरणन हमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे ध्वनि भी स्पष्ट होगी और जो ध्वनि का परावर्तन होगा वो भी आवाज़ के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, तो एक शोर सा माहौल नहीं बनेगा। लेकिन जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं या ज़ोर से आवाज़ें होती है और परावर्तन बार बार होता है, जल्दी जल्दी होता है, तो वहाँ पे अनुरणन बन जाता है। तो इसको कम करने के लिए क्या किया जाता है, कम करने के लिए दीवारों पर और छतों पर किस तरह के ध्वनि अवशोषक पदार्थ जैसे कि संपीड़ित फाइबर बोर्ड लगाए जाते हैं, खुरदुरे प्लास्टर होते हैं और पर्दे लगे हुए होते हैं जो ध्वनि का अवशोषण कर लेते हैं, जिससे कि परावर्तन कम से कम होता है और अनुरणन कम हो जाता है। अगला सवाल है, ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है, यह किन कारकों पर निर्भर करता है। ध्वनि की प्रबलता क्या है, ये हमने पढ़ा था ध्वनि के अभिलक्षणों पर। ठीक है, तो उसके बारे में हम लिखेंगे कि ध्वनि की प्रबलता प्रति सेकंड कान तक पहुंचने वाली ध्वनि ऊर्जा की माप होती है। ध्वनि की प्रबलता निम्न कारकों पर निर्भर करती है, कंपायमान वस्तु के कंपन के आयाम पर। तो आयाम क्या हो रहा था, जो हम तरंग बना रहे थे वो तरंग, इसका ये तरंग का जो भाग है वो कितना ऊपर उठता है, ये क्या कहलाता है, इसका आयाम कहलाता है। तो जो ध्वनि की प्रबलता है वो किस पर निर्भर करती है, उसके आयाम पर निर्भर करती है। किसी वस्तु का आयाम हो सकता है, ये छोटा भी हो सकता है और वो बड़ा भी हो सकता है, राइट।
तो इस तरह से आयाम अगर बदल जाते हैं तो उस तरह से ध्वनि की प्रबलता पे भी फर्क आ जाता है। और मानव कान की संवेदनशीलता पर, मानव सभी को कोई ध्वनि प्रबल लगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी को कोई ध्वनि बहुत मृदु लगती है, सॉफ्ट लगती है, सुनने जैसी लगती है, और किसी को किसी की ध्वनि कर्कश लगती है या सुनने योग्य नहीं लगती है। तो ये डिपेंड करता है किस पर? व्यक्ति के कान की संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। तो जो ध्वनि की प्रबलता है वो इन दो कारकों पर निर्भर करती है। अगला सवाल है, चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार करता है, वर्णन कीजिए। तो चमगादड़, हमने सुना है कि चमगादड़ रात को उड़ता है, तो रात को जब जाता है तो हमें तो लाइट की आवश्यकता होती है, रात को हम देख नहीं सकते अगर लाइट ना हो तो। लेकिन चमगादड़ के पास तो लाइट नहीं होती, वो तो सब जगह घूमता रहता है। तो चमगादड़ किस तरह से शिकार पकड़ने में पराध्वनि का उपयोग करता है, ये हमें समझना है। तो पराध्वनि क्या होती है, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि पराध्वनि क्या होती है। पराध्वनि वो ध्वनि होती है जो हम नहीं सुन पाते हैं, जो हमारी जो श्रव्यता परास है, यानी कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज हमारी श्रव्यता परास है, उससे ज़्यादा आवृत्ति वाली जो तरंगे हैं वो क्या कहलाती है? पराध्वनि कहलाती है। तो चमगादड़ उनका उपयोग करता है और वह शिकार पकड़ने में या भोजन लेने में या किसी वस्तु से टकराता नहीं है, इस तरह से वो उसका उपयोग करता है। तो देखिए, चमगादड़ उच्च आवृत्ति अथवा उच्च तारत्व के पराध्वनि स्पंद उत्पन्न करता है। वो कैसी आवाज़ें निकालता है? वो जो आवाज़ें निकालता है, जो स्पंदन करता है, कंपन करता है, उसकी आवृत्ति कितनी होती है? उच्च तारत्व वाली होती है, यानी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति वाली उसकी आवाज़ें होती है। और वो आवाज़ें जब निकलती है तो वो कीट को टकराती है और वहाँ से परावर्तित होकर वापस इसके पास लौट जाती है, चमगादड़ के पास लौट जाती है। अगर ये कीट है तो यहाँ से टकरा के इतनी सी आवृत्ति आएगी। अगर यहाँ पे एक दीवार होती तो इससे अगर पराध्वनि टकराती तो उनकी रेंज कैसी होती? अलग तरह की होती। वो यहाँ से टकरा के वापस लौटती, यहाँ से टकरा के वापस लौटती, तो अलग तरह की उसकी प्रकृति होती। जो पराध्वनि तरंगे हैं उनके परावर्तन के पश्चात जब वो लौटती है तो उनकी प्रकृति अलग होगी। जो छोटी चीज़ से टकराएगी तो उसका परावर्तन अलग तरह से होगा, बड़ी चीज़ से टकराएगी तो परावर्तन अलग होगा। तो जब ये स्पंदन अवरोध या कीटों से परावर्तित होकर चमगादड़ के कानों तक पहुंचते हैं तो इन परावर्तित स्पंदों की प्रकृति से, इनकी प्रकृति से चमगादड़ को पता लगता है कि अवरोध कीट है या वो कितने आकार का है, कहाँ पर है, उसको आइडिया लग जाता है। किसका आइडिया लगा उसको? जो उसकी पराध्वनि तरंगे उसने उत्पन्न करी और वो टकरा के जब वापस लौटी, यानी कि टकराना यानी कि परावर्तन होगा उसका, तो परावर्तन के पश्चात जब वो लौटी है उससे उसको उसकी प्रकृति से उसको पता लग जाता है कि कीट कहाँ पर है, उसकी आकृति कितनी है और कितना दूर है वो। कोई भी कीट या कोई भी वस्तु जिससे वो टकरा सकता है तो वो कितनी दूर मौजूद है। वस्तुओं को साफ करने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे करते हैं? वापस से यही सवाल है, पराध्वनि अल्ट्रासाउंड जो होता है उसका उपयोग कैसे किया जाता है? तो जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो उसको एक प्रयोग द्वारा समझा था। तो देखिए, जिस वस्तु को साफ करना होता है तो उसको धावन विलयन में, मार्जिन विलयन, जिस विलयन के द्वारा उस गंदगी को, पर्टिकुलर गंदगी को साफ करना हो तो वो कौन से विलयन से साफ होगी? तो सिर्फ उसमें डाल देने से साफ नहीं होगी, उसके लिए क्या होगा? वो अंदर से उसको हिलाना पड़ेगा। जहाँ पे हम अपने हाथों से, अपनी उंगलियों से या कोई ब्रश का इस्तेमाल करके उनको साफ नहीं कर सकते। समझिए कोई ट्यूब है, फैक्ट्रीज वगैरह में कोई ट्यूब इस तरह की होती है, सर्पिलाकार होती है, जो कि बहुत, जहाँ पे कोई ब्रश का इस्तेमाल करके उसके अंदर की ग्रीस या गंदगी को साफ नहीं कर सकते। तो ऐसी वस्तुओं को क्या करते हैं, उस विलयन में रखते हैं जिसके द्वारा इसको साफ किया जाना है। उसके बाद उसमें उच्च आवृत्ति की तरंगे यानी कि पराध्वनि तरंगों को उसमें उसमें डाला जाता है। तो क्या हो जाता है? वो विलयन विलोडित होने लगता है, पराध्वनि तरंगे भेजी जाती है। इन तरंगों की उच्च आवृत्ति के कारण धूल, चिकनाई, गंदगी के कण अलग होकर नीचे गिर जाते हैं और इस प्रकार वस्तु पूर्णतया साफ हो जाती है। जब पराध्वनि तरंगों को उसमें भेजा जाता है विलयन में, तो वो विलयन एकदम से हिलने लग जाता है, जोर जोर से हिलने लग जाता है। उस वजह से जो इसकी ट्यूब के अंदर की तरफ जो गंदगी लगी हुई होगी, ग्रीस लगी हुई होगी, किसी भी तरह की कोई चिकनाई होगी, तो वो हट जाती है और वो साफ हो जाता है।
अगला सवाल है सोनार की कार्यविधि तथा उपयोगों का वर्णन करो। सोनार क्या है? सोनार एक ऐसी युक्ति है जो कि जहाज़ों के नीचे लगती है। पानी में जो जहाज़, बड़े बड़े जहाज़ चलते हैं उसके नीचे लगती है और उससे हम पता लगाते हैं कि पानी के अंदर समुद्र की गहराइयों में नीचे की तरफ जाके, तल में जाकर क्या कोई वस्तु है, कोई बर्फ़ है या कुछ मछलियाँ हैं या किसी तरह की कोई दुश्मनों के द्वारा भेजी गई पनडुब्बियाँ हैं उसके अंदर। अर्थात मतलब ये है कि समुद्र के तल पर नीचे की तरफ कोई वस्तु के बारे में या कोई जानकारी हमको प्राप्त करनी है तो उसका उपयोग हम सोनार द्वारा करते हैं। तो सोनार क्या है? एक युक्ति है जो कि पराध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो देखें ये यहाँ पे जहाज है और इसके नीचे ये सोनार लगा हुआ है। ये यहाँ से पराध्वनि तरंगों को नीचे भेजता है और जितना तल जहाँ तक भी जाएगी वो जाएगी। जब तक कहाँ तक जाती जाएगी? जब तक उसको टकरा के वापस आने के लिए कोई वस्तु नहीं मिल जाती तो वो नीचे तक जाती जाएगी। और नीचे जब वो किसी चीज़ से टकराएगी, अगर हमको मछलियाँ होगी तो मछलियों से टकराएगी, कोई पनडुब्बी होगी तो पनडुब्बी से टकराएगी। तो जब टकरा के वो वापस लौटेगी तो वहाँ पे लगे हुए होते हैं संसूचक, लगे हुए होते हैं जो कि इनकी प्रतिध्वनि को एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं और डिटेक्ट करते हैं, विश्लेषित करते हैं कि ये तरंगे कितनी देर में वापस आई है और किस आकृति की है। तो उस सब का विश्लेषण करने के बाद पता लग जाता है कि नीचे जहाँ से वो टकराई थी वो वस्तु कैसी है, उसकी आकृति कैसी है, दिशा कैसी है, इस बारे में पता लग जाता है। तो ये हमें समझ में आ गया। जो हमने समझा है उसको हम लिख देंगे। सोनार में एक प्रेषित्र व एक संसूचक होता है। यह किसी नाव या जहाज में लगाया जाता है। प्रेषित्र पराध्वनि तरंगें उत्पन्न करता है और उसे संचरित करता है। ये तरंगे समुद्री जल में होती हुई समुद्र तल में स्थित वस्तु से टकराती है और परावर्तित होकर वापस लौटती है। तो संसूचक इन्हें संचित करके इनका विश्लेषण करता है। इस कार्य के लिए पहले इन तरंगों को विद्युत संकेतों में रूपांतरित किया जाता है। जो तरंगे उसने ग्रहण करी है उन तरंगों को विद्युत संकेतों में रूपांतरित करते हैं और फिर विश्लेषित करते हैं। फिर पता लगता है कि उसका वेग कितना था, आकृति कितनी थी, दिशा क्या थी, इन सभी के बारे में पता लगता है। तो इनका उपयोग किसके द्वारा करते हैं? सोनार के द्वारा किया जाता है। स्रोत से ध्वनि उत्पादन से लेकर संसूचक तक पहुंचने का समय टी नोट कर लिया जाता है। ध्वनि की चाल v ज्ञात कर ली जाती है और समुद्र की गहराई, जल के भीतर की वस्तु d ज्ञात की जा सकती है। यानी कि जो हम समय जिससे वो टकरा के वापस लौट रही है वो समय हम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा हम ज्ञात कर सकते हैं ध्वनि की चाल, जो पराध्वनि हमने भेजी है उसकी चाल हम ज्ञात कर सकते हैं और वो कितनी देर में वापस आ रही है और उसकी चाल कितनी है। इन दोनों की सहायता से हम उस वस्तु की दूरी ज्ञात कर सकते हैं जो समुद्र तल में है। इसके लिए निम्न संबंध उपयोग में लिया जा सकता है। डी टाइम बराबर समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी को यहाँ पे 2D लिया गया है। 2D क्यों लिया गया है? क्योंकि एक बार तो सोनार के द्वारा ध्वनि को भेजा गया नीचे की तरफ और फिर वो जितनी दूरी तय करी है उसने उसको वापस से वो दूरी तय करनी है ऊपर तक आने के लिए, इसलिए उसकी दूरी को 2D का इस्तेमाल किया जाता है। तो D बराबर कितना हो जाएगा? VT/2। तो इस सूत्र के माध्यम से समुद्र तल की गहराई या समुद्र तल में कोई वस्तु मौजूद है उसकी दूरी ज्ञात करने के काम में लिया जा सकता है। सोनार के उपयोग पानी के भीतर की वस्तुओं जैसे पनडुब्बी, प्लावी बर्फ, डूबे हुए जहाज आदि की दूरी, दिशा एवं चाल ज्ञात की जा सकती है। समुद्र तल की गहराई भी ज्ञात की जा सकती है सोनार का उपयोग करके। अगला सवाल है, एक पनडुब्बी पर लगी हुई एक सोनार युक्ति संकेत भेजती है और उसकी प्रतिध्वनि 5 सेकंड पश्चात ग्रहण करती है। यदि पनडुब्बी से वस्तु की दूरी 3625 मीटर हो तो ध्वनि की चाल की गणना कीजिए। तो हमें क्या क्या सवाल में दे रखा है? देखिए, उसकी प्रतिध्वनि 5 सेकंड पश्चात ग्रहण की जाती है। यानी कि जो समय लगा ध्वनि को भेजकर वापस आने में जो समय लगा उसका समय यानी कि टी का मान हो गया 5 सेकंड।
और पनडुब्बी से वस्तु की दूरी 3625 मीटर हमको दे रखा है। तो ध्वनि की चाल ज्ञात करो। तो चाल का सूत्र क्या हो जाता है, चाल बराबर दूरी बटा समय हो जाता है। ठीक है, तो उस सूत्र से माध्यम से हम समय हमें दे रखा है, हमको पनडुब्बी से दूरी दे रखी है और ध्वनि की चाल v बराबर 2d/t दे रखा है। t हमें पता है, ये सूत्र हमें ज्ञात है, तो इसमें हम मान रख लेंगे और हमें ध्वनि की चाल मिल जाएगी 1450 मीटर पर सेकेंड। 1450 मीटर पर सेकेंड की चाल से ध्वनि जाती है और 5 सेकेंड में वापस लौट के आ जाती है। ठीक है, अगला सवाल है, किसी धातु के ब्लॉक में दोषों का पता लगाने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे किया जाता है, वर्णन कीजिए। तो जो पराध्वनि तरंगे हैं तो वो किसी भी जगह से टकरा के जितनी देर में वापस आएगी तो पता लग जाता है हमको कि वहाँ पर कोई दोष है या नहीं है। तो एक धातु का ब्लॉक लेंगे, देखिए सवाल को किस तरह से हल करेंगे। एक ये धातु का ब्लॉक है और मान लीजिए कि इसके बीच में ये दरार या छिद्र है। धातु के बड़े बड़े ब्लॉक होते हैं और उसमें अगर कोई कमी रह जाती है, क्योंकि इन बड़े बड़े ब्लॉक्स का इस्तेमाल बड़े बड़े भवन, पुल आदि बनाने में किया जाता है, तो ये अगर ढंग से सही धातु का ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो इन ब्लॉक्स का बिल्कुल सही होना ज़रूरी होता है। तो इसका पता कैसे लगे कि इसके बीच में कोई दरार है या छिद्र है। तो मान लीजिए ये धातु का ब्लॉक है जिसके बीच में एक दरार है। जब यहाँ से ये पराध्वनि तरंगे यहाँ से भेजी जाती है तो इस ब्लॉक में से गुजरेगी ये, और ब्लॉक में से गुजरने के पश्चात अगर यहाँ से ये सीधी निकल जाएगी तो यहाँ पे लगे हुए हैं रिसेप्टर, संसूचक लगे हुए हैं जो कि इन पराध्वनि तरंगों को ग्रहण कर रहे हैं। तो अगर इनके द्वारा ये ग्रहण कर ली जाएगी तो इसका मतलब इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी छेद या दरार इसमें मौजूद नहीं है। लेकिन अगर दरार मौजूद होगी तो वो इसको क्रॉस नहीं कर पाएगी, वो वापस टकरा के लौट जाएगी, उनका परावर्तन हो जाएगा। तो ये जो संसूचक है तो इसके द्वारा कोई रिसिप्ट नहीं करी जाएगी पराध्वनि तरंगे, तो तब हमको पता लग जाएगा कि ये ब्लॉक के अंदर कोई दोष है, कोई कमी है। इसी बात को हम यहाँ पे लिख लेंगे। पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके किसी धात्विक ब्लॉक में दोषों का पता इस आधार पर लगाया जाता है कि आंतरिक दरार या छिद्र इन तरंगों को अपने अंदर से गुजरने की अनुमति नहीं देते हैं, बल्कि इन तरंगों को परावर्तित कर देते हैं, वापस लौटा देते हैं। पराध्वनि तरंगे धात्विक ब्लॉक से गुजारने के लिए उनमें एक फलक पर डाली जाती है। यदि ब्लॉक में कोई दोष नहीं है तो ये ब्लॉक से परागमित हो जाता है, यानी पूरा का पूरा गुजर जाता है। यदि ब्लॉक में कोई दोष नहीं है तो ये ब्लॉक से परागमित हो जाता है, किंतु दोष होने की स्थिति में परावर्तित हो जाती है, भले ही दोष कितना ही छोटा हो, कितना ही छोटा दोष हो, लेकिन वो उस दोष को क्रॉस नहीं कर पाती, वहाँ से वो परावर्तित हो जाती है। इनका परावर्तित होकर वापस लौटना यह संकेत है कि ब्लॉक में कोई दोष है, कोई कमी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनुष्य का कान किस प्रकार कार्य करता है, विवेचना कीजिए। तो मानव कर्ण किस तरह से काम करता है, उसके कितने भाग होते हैं। तो देखिए, मानव कर्ण की संरचना, सबसे पहले उसकी संरचना समझ लेते हैं। मानव कर्ण संवेदी अंग है जो सभी प्रकार की ध्वनियों को सुनने में मदद करता है। हमारे कान का श्रवणीय आवृत्ति, ऑडिबल रेंज, फ्रीक्वेंसी की ध्वनि से वायु में होने वाले दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में बदलते हैं जो श्रवण तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। हमारे कान क्या करते हैं, जो ध्वनि के कंपन हैं उनको ग्रहण करते हैं और फिर उनको विद्युत संकेतों में बदलते हैं। विद्युत संकेतों में बदलने के बाद जो हमारे यहाँ नर्वस सिस्टम है, श्रवण तंत्रिका के माध्यम से वो मस्तिष्क तक पहुँचे जाते हैं। फिर मस्तिष्क के माध्यम से हमको आदेश मिलता है और हम सुन पाते हैं। तो मानव कर्ण की संरचना, मानव कर्ण की संरचना में मानव के कर्ण के तीन भाग होते हैं, बाहरी कान, मध्य कान और आंतरिक कान। बाहरी कान तो हम देख ही पाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, पिन्ना कहते हैं। तो आउटर ईयर,
बाहरी कान सिर से बाहर की ओर निकला रहता है, इसे कर्ण पल्लव या पिन्ना भी कहते हैं। यह परिवेश से ध्वनि को संग्रहित करता है। यह संग्रहित ध्वनि श्रवण नलिका से गुजरती है। कान के आगे क्या होती है? श्रवण नलिका होती है। श्रवण नलिका के सिरे पर पतली झिल्ली होती है जिसे कर्णपटय या कर्णपटय झिल्ली कहते हैं, जहाँ पे इस कंपन पहुँचते हैं और वो झिल्ली उस कंपनों को ग्रहण करती है। जब वायु में ध्वनि के दाब परिवर्तनों से संपीड़न व विरलन इस कर्णपटय पर पहुँचते हैं तो कंपन करने लगते हैं। ठीक है, अब है मध्य कर्ण। मध्य कर्ण में क्या होता है? मध्य कर्ण 3 हड्डियों से मिलकर बना हुआ होता है। उन हड्डियों के नाम क्या है? मुग्धरक, निहाई और वलयक। इन नामों से इसको जाना जाता है। और क्या काम होता है मध्य कर्ण का? मध्य कर्ण क्या करता है? बाहरी परिवेश से जितनी ध्वनि इकट्ठी होती है उसका आगे संचरण कर देता है, उसको अंतःकर्ण में भेज देता है। और यहाँ पर वो क्या करता है? मध्य कर्ण जो ध्वनियाँ वो रिसीव करता है, जो इकट्ठी करता है, उनके आयाम को बढ़ा देता है। ठीक है, आयाम को बढ़ा देने से ध्वनि हमको प्रॉपर सुनाई देगी। फिर है अंतःकर्ण। अंतःकर्ण में क्या होगा? अंतःकर्ण में कर्णावत द्वारा दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित किया जाता है। उनको जो ध्वनि सुन रहे हैं हम, उनके संपीड़न और विरलन जो रिसीव किए गए हैं उनको विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर दिया जाता है और वो श्रवण तंत्रिका के माध्यम से, नर्वस सिस्टम के माध्यम से उनको मस्तिष्क में भेज दिया जाता है और मस्तिष्क उसकी व्याख्या कर देता है और हम ध्वनि को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं और पूरा ध्वनि का हम विश्लेषण कर पाते हैं जब हमारा दिमाग, मस्तिष्क उसको वो आज्ञा देता है। ठीक है, तो इस तरह से हम ध्वनि को उसके मूल रूप में सुन पाते हैं। तो इस तरह से हमने सारे अभ्यास प्रश्न कर लिए हैं। अब आपका क्या काम है? आपको नोट्स बनाने हैं और साथ साथ सभी अभ्यास प्रश्नों को अपने हाथों से उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, उनको लिखना है और फिर लिखते जाएंगे तो वो हमको याद भी होता जाएगा। सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर हम शुरू करेंगे नया चैप्टर। थैंक यू।